वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के तहत हम लोग टीचिंग एग्जाम को लेकर तैयारी करा रहे हैं। अभी जो आगामी एग्जाम है आपका सीटेट, उसके संबंध में हम ऐसे प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आपको पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप कोई भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स चाहते हैं, चाहे यूपीएससी से हो, बीपीएससी से संबंधित हो या कोई भी कोर्स हो, तो आप दिए गए नंबर पे जो है कॉल करके आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके साथ यदि आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे, ठीक है, जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़, ये सब एक वीडियो में उसको दिखाती है। टीचर है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूल के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। अब जो इन्होंने दिखाया इस पे, यहाँ पे इसी में जो है आपको नीचे इसमें से सही उत्तर बताना है। पहला है कि पौधों के भागों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। ठीक है, पौधों और पेड़ के बीच में अंतर बताया गया वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और तीसरा है कि पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता को दिखाया गया। देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है, पौधे, घास, ठीक है, केला, बरगद, इन सब के बारे में। और डी है कि मानव के लिए पौधों का महत्व बताया गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बताया गया है, वैरायटी बताया गया है, इनके बीच में भिन्नता को मौजूद यहाँ पे किया गया है ना। पत्ते अलग होते हैं, केले का पत्ता अलग होगा, ठीक है, आकार अलग होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार से जो ऑब्जर्व किया गया है, वेरिएशन ऑफ जो प्रेजेंट विद इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के बारे में ये बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रीता एक ईवीएस शिक्षिका, थीम क्या है, खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घर में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है कि भाई खाद्य के बारे में अब जो है पड़ोस में आप जो इसके संरक्षण के संबंध में आप सर्वेक्षण कीजिए बच्चों से। सर्वेक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, वो ऐसा सर्वेक्षण करने के लिए ऐसा बोलती क्यों है। विकल्प है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना विद्यार्थियों को, सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, ठीक है, मतलब कौशल अथवा क्षमता का आकलन करना, एक ही बात है, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, और समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे एक और विकल्प है कि समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। अच्छा, इसमें भी आपको नीचे उत्तर दे रखा है। थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों की कठिनाई बढ़ जाती है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें से ABCD में से कौन से सही है कौन से गलत। ऐसे प्रश्नों में कोशिश कीजिए कि पहले गलत को छांट लीजिए, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें सर्वेक्षण करने के कौशल और क्षमता का आकलन करना, देखिए बच्चे किस स्तर पे सर्वेक्षण करेंगे उनकी कौशल से नहीं मतलब है। मूल उद्देश्य तो उनको सिखाना है, लोगों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना है, लोग कैसे खाना खाते हैं, क्या फूड हैबिट है, ठीक है, तो विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, ठीक है, समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करना और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो ये हो सकता है। सर्वेक्षण करने के लिए बच्चों को अलग से ट्रेनिंग नहीं दी गई है और बच्चे हैं अभी, तो ये ऐसा नहीं कह सकता कि कितना अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आप बी को छाट दें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका विकल्प काफी हद तक सही हो जाएगा, बी और डी में बचेगा, लेकिन तीनों विकल्प सही है उसके अलावा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका वो बी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं, यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज जो होती हैं उसके उद्देश्य यहाँ पे क्या है। पर्यावरण से संबंधित अध्ययन का, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ठीक है। दूसरा विकल्प है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तीसरा है कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के अवसर, ठीक है, जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। और चौथा है कि ईवीएस की विभिन्न शिक्षण शास्त्र को जो है विभिन्नता जिसमें होती है उसको समझाना। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये भी एक्चुअली ये प्रश्न कुछ इसमें से जो ज्यादातर है आपके सामने पेपर में आ चुके हैं, तो घबराइए मत। कोई इस तरह से प्रश्न मैं अलग से नहीं लेके आ रहा, मैं आपके जो पेपर हुए उन्हीं में से प्रश्नों को ला रहा हूं और दिखाना चाह रहा हूं कैसे प्रश्न आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा सही होगा, ठीक है।
यहाँ पे आप इसमें फिर वही समस्या आती है कि ऐसे प्रश्नों में आपको एक चीज याद रखना है कि भैया आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें आप इस तरह के प्रश्नों में आप गलत छांट लीजिए। अगर गलत आप छांट लेते हैं ना, तो आपका उत्तर स्वतः ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। यहाँ पे अगर आप गलत छांटने की बात करें, मुझे लगता है आप लोग ने छांट लिया होगा। देखिए बी वाला, ए और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सही है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंधों को पता लगाना और विद्यार्थियों में इसकी समझ विकसित करना, जाएंगे तो उस चीज को समझेंगे। बी वाला भी सही है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता होगी भाई, ठीक है। सी क्या है कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवों के रूपों में आवास के रूप में समझ विकसित करना। अब मानव और अन्य जीवों को जब तक वो विजिट नहीं करेंगे, क्या सारे जीवों को पड़ोस में विकसित कर लेंगे या सारी चीजें पढ़ लेंगे? नहीं हो पाएगा। और डी है कि विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, ये भी नहीं है। तो सी और डी ध्यान देना कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप आपका विकल्प हट जाएगा और यहाँ पे जो आपका सही होगा वो बी सही होगा। बस थोड़ा सा ये करने की टेक्निक, देखिए उत्तर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो ये चीज है कि आपको उत्तर कैसे सही करना है, क्योंकि ये चीजें पेपर में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए निम्न मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मापदंड है वो देखिए कि उनके संज्ञान स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं को अलग समूह का जो है समूहीकरण करें, यानी कि सेपरेट कर दे, ठीक है। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके बना लें और समूहों के बीच सहभागिता, ठीक है, सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि बच्चों को जब आप बांट रहे हैं तो संज्ञानात्मक स्तर पर अगर बांट लेंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बच्चे कमजोर हैं, जो उनकी समझ कम है, वो अलग हो जाएंगे। दूसरा है कि लिंग के आधार पर भी सेपरेट करना ठीक नहीं है। तीसरा है कि पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके, ऐसा थोड़ी है कि आप एक एक बच्चों का, दो बच्चों का न्यूनतम समूह बनेगा, तो ये भी ठीक नहीं है ना। गतिविधि आयोजित करना, इसमें क्या होगा कि समूहों के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर जो बच्चे सहभागी जिस आधार पर ज्यादा करें, उस आधार पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। तो ये एक सिंपल सा था, बस ये अभ्यास वाली चीजें हैं। इसका सही उत्तर आपको डी होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के स्तर पर, 5 पर कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है, यानी कि ईवीएस का जो करिकुलम है वो प्राइमरी लेवल पर क्या है। समावेशी है, प्रासंगिक है, ठीक है, थीम आधारित है, मतलब समावेशी और प्रासंगिक यानी इंक्लूसिव है, और कॉन्टेक्सचुअल है, इसकी जो थीम है, एकीकृत और अनुभवात्मक है, ठीक है। और सी वाला विकल्प है कि प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण को फॉलो करने वाला है, अनुसरण करता है। और डी है कि एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशन को ये बात करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमने देखा था कि जो खासकर एजुकेशन का ही, जो सिर्फ ईवीएस की बात नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन को ही लेकर हमने बोला था कि जो उद्देश्य है वो समावेशन की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ इंक्लूसिव रहेगा एजुकेशन में, उस चीज को आप थोड़ा सा प्राथमिकता देंगे। तो समावेशी है, प्रासंगिक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षिका या शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानसिक कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगा या अथवा कहेगी। भाई टीचर या जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो चलिए इसका विकल्प हम लोग पढ़ते हैं, उसके आधार पर सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चलिए विकल्प है कि मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। स्टूडेंट को आप मानचित्र देखना बताओगे तो सबसे बड़ी चीज है कि आप उनको जो है सब्जेक्ट मतलब डायरेक्शन के बारे में बताओगे। दूसरा है कि अमानवीकृत मानचित्र बनाना, यानी कि ड्रॉ अनस्केल्ड मैप। और सी है कि अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना और मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो चारों विकल्प हैं इसमें से कोई भी आप नहीं छाड़ सकते। बुनियादी दिशाएं, अब जैसे अगर आपने मैप बनाया, मान लीजिए इंडिया का ही बनाया, थोड़ा सा ऐसे ट्राई करते हैं, पूरा तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करें तो आप देखेंगे कि नॉर्थ, आप देखेंगे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो बेसिक चीज आप बच्चों को बताएंगे ही ना मैप से संबंधित। इसी तरह से जो है उस पर एक अनस्केल्ड मैप बनाना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से स्केल मैप, जो मैप होता है उसका एक स्केल पैमाना होता है, तो बच्चे नहीं बना पाएंगे स्केल वाला, तो ये भी सही है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनको सिंबल का प्रतीक यूज करना दिखाएंगे। भाई अगर यहाँ पे
बाघ अभ्यारण्य है, कुछ है तो उसको थोड़ा सा पेड़ है, जंगल है, तो ऐसे ऐसे करके आप बताएंगे कि भैया यहाँ पे ये है। उसके बाद आप देखेंगे कि सार्वभौमिक जो प्रतीकों का उपयोग करते हुए व्याख्या करना, ठीक है। तो यहाँ पे चारों विकल्प आपके सही होंगे, तो इसका डी होगा उत्तर सही। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों के लोग सीमेंट, ईंट, कांच, टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जैसा गांव वगैरह में लोग हैं, खासकर राजस्थान की बात हो रही है, तो वहाँ पे लोग अपना ही खुद बना लेते हैं घर, जो नेचर में मिलता है। लेकिन महानगरों में, खासकर मुंबई जैसे महानगरों में बाहर से चीजें लाई जाती हैं, ईंट और जो आर्टिफिशियल चीजें होती है वहां से। तो इसका आकलन का प्रतिफल क्या होगा? देखिए, अवलोकन करना, रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग होगा, और एनालिसिस होगा ना, यानी विश्लेषण प्रयोग होगा, तुलना करना और विश्लेषण करना। देखिए, विश्लेषण तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तुलना भी की जा रही है, राजस्थान की मुंबई से तुलना की जा रही है, और विश्लेषण किया जा रहा है कि किस सामग्री से वो घर बना रहे हैं। तो यहाँ पे डी उत्तर सही होगा। आगे चलते हैं, ये वाला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि अपने विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पानी की बर्बादी से संबंधित प्रश्न है, जो दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों को पता लगाने की बात हो रही है। तो जल से संबंधित वृत्ति चित्र और फिल्में जो है बनाएं और बच्चों को दिखाएं, या फिर उनको जागरूक करने के लिए एक इस तरह की जो इस टूल का उपयोग करें। दूसरा है कि एक नाले यानी कि पानी की निकासी का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत करना, और प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाली पानी का मात्रा का अनुमान लगाना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चों को बोला जा रहा है कि पानी की बर्बादी करने वाले विभिन्न दैनिक गतिविधि से संबंधित है, तो पता लगाएं कि भाई दिन में कितना जो है पानी से संबंधित चीजें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी परिवार के बारे में जो पानी उपयोग किया जा रहा है दिन भर में, उसी का आंकड़ा लगाना होगा। प्रश्न को समझेंगे तो बिल्कुल भी कठिनाई इसमें नहीं है, लेकिन बस यही बात है कि आपको यहाँ पे अभ्यास की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको देखने को मिलेगा ये। पहला है कि पाठ्यपुस्तकें हैं, दूसरा है बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, और अंतिम विकल्प है कि भूमि निर्वाह। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि बच्चों का वातावरण हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक और लैंग्वेज वगैरह इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। चलिए, रोल प्ले भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उनका वातावरण। तो यहाँ पे बी लगाइएगा। बहुत लोग यहाँ पे डी की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अभ्यास का तात्पर्य ही होता है कि परीक्षा में जो गलती होनी है वो आप पहले ही कर लें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस, प्रश्न नंबर 10 है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मापदंडों को महत्वपूर्ण मानेंगे? अब यही विकल्प को देखना है। पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक जो है होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सी है कि पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। देखिए, अगर बात करें कि क्वालिटी की, तो एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक पतली होनी चाहिए, कीमत कम होनी चाहिए, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा सही होनी चाहिए जो सभी को समझ में आए, और दूसरी चीज, पहला बहुत बोल रहा है कि जाति धर्म से संबंध उसका रूढ़िवादिता से नहीं होनी चाहिए। बच्चों के अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो बायसनेस से अलग होनी चाहिए। तो ये दो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो बी, सी और डी को अगर आप छाटेंगे तो ए विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? यानी कि उनको जो समाज में रूढ़िवादिता है लिंग आधारित, उसको समझाने के लिए आप कौन सा सबसे सही जो है एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए बोला जाए कि भाई घर में जो है जाके सर्वेक्षण करो, कौन क्या काम करता है। अखबार में लिंग सशक्तिकरण की कहानियां जो छपती है उस पर ध्यान दो। सफल महिलाओं की कहानियां पढ़ो, या फिर महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की जो संख्या है उसका पता लगाने के लिए बोलो। देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ए वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि घर में आप देखोगे कि काम बांट दिया जाता है। यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनका घर का काम होता है, ठीक है, घर का काम करती हैं, और जो पुरुष वर्ग होता है वो बाहर का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जेंडर बायसनेस, आपको जो रूढ़िवादिता है वो आपको स्टेरियोटाइप जो एक चीजें हैं वो आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिखने लगेंगी। तो यहाँ पे ए सही होगा, थोड़ा सा बस समझ की बात है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 ये बोलता है
कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में अपने आप को विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रतिक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? पहला है कि विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, क्रम निर्धारित मापनी यानी कि रेटिंग स्केल की बात यहाँ पे हो रही है, संख्याओं में ग्रेडिंग। अब देखिए इसमें ये थोड़ा सा आपको सरल पड़ जाएगा, बस थोड़ा सा शांति के साथ यहाँ पे आपको उत्तर देना है। क्या है उत्तर? देखिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, रेटिंग स्केल होगी। यहाँ पे क्रम निर्धारण मापनी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लीजिएगा यहाँ पे ना, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया दस्ता के स्तर पर आप थोड़ा सा स्केल पे देंगे, रेटिंग के स्तर पर, ठीक है, रेटिंग स्तर पर आप काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे कथन और कारण वाला है। कथन है कि भाई रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। अब ये कारण क्या बता रहे हैं, उसका रीजन दे रहे हैं कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प इसमें से चुनना है कि भाई 2 सही है, ए मतलब ए सही है, आर सही है, या फिर ए आर जो आर है ए की व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसी से संबंधित विकल्प आपके सामने आएंगे। अगर हम देखें कि भाई पहली चीज तो बता रहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर पाती थी, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा करती थी, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। भाई ऐसा आप नहीं कह सकते, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीखते हैं, तो ये अपने आप में ही गलत नहीं है। और इस गलती की व्याख्या कर पा रहा है कि बच्चे निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के सटीक आयु पर ही भविष्यवाणी करते हैं, तो यहाँ तो ऊपर वाली की व्याख्या कर ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे दोनों गलत होंगे, ठीक है। इसमें करते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा इस तरह के प्रश्नों में। 5 साल, अगला प्रश्न है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? अब ये बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प आपके सामने है कि संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रायोगिक योजना बना सकती है, प्रतीकात्मक और अमूर्त वर्गीकरण कर सकती है, अथवा डी है कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार व प्रतिक्रियात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। देखिए अगर आप बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, 5 साल उसके बीच में, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे ने बोली है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चे जो है इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, जो उनको लगता है उस हिसाब से काम करते हैं। जीन पियाजे से यहाँ क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है, जीन पियाजे का नाम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। विकल्प है कि स्कूल है, धार्मिक संस्था है, जनसंचार के माध्यम है और परिवार है। तो ये तो हमने कई बार देखा है कि प्राथमिक स्तर पे जो है परिवार आता है, आस पड़ोस वगैरह आ जाते हैं, द्वितीय स्तर पे स्कूल, धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? देखिए स्कीमा बहुत लोग को नहीं समझ में आ रही होगी। स्कीमा का तात्पर्य यह है कि जो आपका ज्ञान है उसी के आधार पर चीजों को समझ लेना। जैसे अगर आप देखें कि एक कमरे का दरवाजा आप धक्का देते हैं तो खुल जाता है, तो दूसरे कमरे का दरवाजा भी आप थोड़ा उस पर पुश करेंगे तो खुलेगा, ये चीज हो गई। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि उस स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करके क्या कहता है? अनुकूलन कहलाता है, समायोजन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है या केंद्रीकरण कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एकोमोडेशन यानी समायोजन। इसमें क्या करता है बच्चा, एक स्टेप थोड़ा सा आगे चला जाता है, ठीक है। उसको पता है कि दरवाजा ऐसे करने पर खुल जाता है, तो खिड़की भी अगर कोई देखेगा खिड़की खोलते तो उसको लगेगा अच्छा खिड़की भी ऐसे ही खुलेगी, ठीक है। उसी में जैसे उसने एक बढ़िया एग्जांपल ऐसा दे, तो जैसे उसने एक कार देखी, एक पता है कि कार चलती है तो उसको पता लगेगा जिसमें टायर है कोई बता देगा, बाइक बता देगा तो उसको पता है बाइक भी चलेगी जिसमें टायर होगा, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एनहेंस कर लेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इसका जो इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार जो अफसा दिखा रही किस अवस्था का विशेषता है? तो संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही चीज उत्तर होगा, जैसे कि हमने देखा था जीन पियाजे से, इसके पहले वाला भी संबंधित था, यहाँ पे होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जैसे हमने ऊपर बात की थी 2 से 7 वर्ष की है, ठीक है। इसमें संज्ञान द्वितीय अवस्था पे होता है और जो चीजें होती हैं बच्चे वो इमेज के रूप में चीजों को पहचानने लगते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका बी वाला जो उत्तर सही होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
थोड़ा सा इसका फॉन्ट का हो गया, हिंदी पढ़ते हैं, एक ही पढ़ेंगे। लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा मानते हैं, संस्कृति मानते हैं, स्कीमा का गठन मानते हैं या उनमें बदलाव मानते हैं, या फिर उद्दीपन को मानते हैं। ठीक है, यानी उद्दीपन संबंधी प्रक्रियाओं के निर्माण को मानते हैं। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। कई चीजें पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा भाषा और संस्कृति को ही महत्व देते हैं। तो भाषा संस्कृति यहाँ पे 1 और 2 मात्र इसी में है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ये भी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है कि इनके हिसाब से समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, ठीक है, वेधन और प्रत्यास्मरण, ठीक है, यानी कि ड्रिल एंड रिकॉल पर, और सहकर्मी बातचीत और पाठ पर, और डी है कि समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग करने पर। तो ध्यान दीजिएगा कि समाजशास्त्री विकास जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जहां जहां होता है और जब वो बात करते हैं सहकर्मियों के साथ, तो इसमें सी वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके फोल्डिंग याद रखिएगा, अगर पाठ आपको ना समझ में आ रहा हो। इसके फोल्डिंग क्या है कि जैसे शुरुआती तौर पर बच्चे कार्य करने लगते हैं तो समझ एक विकसित करते हैं, और उसी के हिसाब से जो सहायता होती है बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से कई बार चीजें समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या बोलता है? ठीक है, उसके हिसाब से आगे इसी में है कि कोई भूमिका शिक्षक की नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं, और डी है कि बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभाते हैं। तो अब ये तो आराम से कर लेंगे कि भैया बच्चों को सहयोगात्मक और कक्षा की संस्कृति का निर्माण करते हैं। सी सही है, ये बहुत टफ प्रश्न नहीं था, बहुत कठिन नहीं था। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन और अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। विकल्प है कि आदर्श जो पारस्परिकता की समझ को डेवलप करता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। सी है कि मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम को लचीले उपकरण लाता के तौर पर प्रस्तुत करता है। डी है कि विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित करता है। अब इस प्रश्न में आप देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी है कि मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम को लचीले उपकरण के तौर पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इन जैसे जो विचारक हैं इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इस तरह से इनके प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचारकों के साथ कार्य कर पाते हैं? विचार के साथ तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर लेते हैं या कर सकते हैं। सृजनात्मक क्रिएटिविटी वाले, स्थानीय, तर्क शास्त्रीय, गणितीय, ठीक है, लॉजिकल या मैथमेटिकल, ठीक है, और अंतिम है कि प्रकृतिवादी। तो यहाँ पे जो तर्क वर्क करने की बात है, हेर फेर करने की बात है, वो लॉजिक ही रहेगा। ठीक है, लॉजिक, मैथमेटिकल, इसका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए। विकल्प यहाँ पे है कि किस विकल्प को यहाँ खाली स्थान पर रखेंगे। तो एक संसाधन के रूप में, शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर ए ही होगा, बाधा, बोझ और समस्या के रूप में नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्यों? इसका मतलब ये जो उदाहरण दिए गए इसमें क्या प्रॉब्लम है? जेंडर रूढ़िवादिता है, यानी कि आप देखेंगे स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर पहचान की बात करता है, जेंडर स्थिरता की बात करता है, या जेंडर समानता की बात करता है। इसका जो सीधी सी बात है, हमने पहले भी देखा, ये रूढ़िवादिता से संबंधित है। यहाँ पे विकल्प ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं तो हमने इसको डायरेक्ट टिक कर दिया। अगला प्रश्न है 25वां। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम से कौशल का परीक्षण। बी है कि प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रशिक्षण, और सी है कि आकलन के योगात्मक तरीके, और डी है कि परीक्षा के लिए सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग यानी विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब आप पढ़ेंगे तभी इसको कर पाएंगे, क्योंकि आवश्यक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको प्राय देखने को यहाँ से मिल ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।